Very good afternoon, friends. Today we are going to discuss about the remaining part of the Indian Contract Act 1872. लास्ट में हमने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के इंडेमनिटी गारंटी और श्योरिटी के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हमारे पास दो तीन चीजें रह गई है जो कि अभी हमें डिस्कस करना है। एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, नेक्स्ट इज द प्लेस और पॉन और पॉनिंग, और लास्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज मुझे बताना है कि मैं जो भी वीडियोस है आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, जो भी नोट्स है वो सब चीज अपलोड कर रहा हूं, लेकिन अभी मैंने देखा कि हमारे चैनल पे जो रिक्वायर्ड सब्सक्रिप्शंस या लाइक या व्यूज वगैरह जो है वो रेशियो थोड़ा सा कम है। तो यदि इसमें आप लोगों को क्वेरी है, डाउट है, तो वो जरूर पूछें। मैं ईमेल आईडी अपना नंबर सब कुछ जो है सो आपके साथ शेयर करता हूं, या यूट्यूब के लिंक में भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है या लाइक्स है या कमेंट्स है वो जरूर डालें, ताकि हमें इसके लिए जो है सो आगे फर्दर वीडियो डालने में ये चीज हमें मोटिवेट करता है, ये हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ये वर्ड जो है बेलमेंट, इसकी का ओरिजिनेशन जो है वो कहां से हुआ है। तो ये बेसिकली यदि हम इसको देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो बेलमेंट है, बेलमेंट वर्ड जो डिराइव किया गया हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड बेलर से डिराइव किया गया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। यानी कि कोई भी गुड्स होगा उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना, दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। तो ये तो इसका जो है जनरल मीनिंग है। इटिमोलॉजिकली यदि देखें, यदि इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें, तो शाब्दिक अर्थ क्या चीज है? हैंडलिंग ओवर ऑफ द गुड्स। हम धीरे धीरे सारी चीजों को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो अभी ही आपको वो शब्द मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चीज है कि टू डिलीवर, दूसरा क्या है? डिलीवरी ऑफ व्हाट? डिलीवरी ऑफ गुड्स। लीगल सेंस में यदि हम बात करें तो ये चीज क्या है कि चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो होता है गुड्स का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट मींस आप यहां पे ध्यान देंगे कि ये चीज क्या कहता है कि चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन मींस क्या हुआ कि जो कस्टडी है गुड्स का वो आज किसी के पास है, सपोज ए के पास है, तो वो फिर यदि बी के पास जाता है तो वो क्या चीज कहलाता है? बेलमेंट ऑफ गुड्स। तो ये चीज जो है इसका एटिमोलॉजिकली या लीगल सेंस में कहें, जिसका ओरिजिनेशन कहें, तो ये चीज निकल के आता है। अब यदि हम बेलमेंट की बात करें तो बेलमेंट क्या होता है, ये चीज आप समझ गए कि बेलमेंट का मतलब क्या चीज है? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, ऑफ व्हाट? गुड्स। तो अब ये जो बेलमेंट होता है, बेलमेंट को यदि हम बाइफरकेट करने की कोशिश करें तो ये दो बेसिस पे बाइफरकेट होता है। एक होता है बेनिफिट के बेस पे, और दूसरा क्या चीज होता है? रिवार्ड के बेसिस पे। सिंपल सा कॉमन सेंस की चीज है कि जो बेनिफिट की बात है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स जाना है तो उसमें क्या चीज होगा? या तो गुड्स ट्रांसफर करने वाले के बेनिफिट की बात होगी, या तो जिनको ट्रांसफर किया जाता है उनके बेनिफिट होगा उसमें, या तो दोनों को ही बेनिफिट होता है। तो यहां पे एग्जांपल हम समझ लें कि बेनिफिट के बेस पे क्या चीज है कि तीन पार्ट में इसे बांटा गया है कि फॉर बेलर, बेली एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो बेलर के लिए यहां पे क्या किया? यदि एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर की बात करें, फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं क्या कि अभी गर्मी छुट्टियां आने वाली है, गर्मी छुट्टियां आएगी, या जो सीए या सीएस के स्टूडेंट्स हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम अब बड़ी ही जल्दी खत्म होने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं जो ट्रिप पर, वैकेशन पे जो आउटसाइड बच्चे रहते हैं वो जो है सो अपने घर की तरफ को जाएंगे, या जो फैमिली है, फैमिली भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को छुट्टियों में घुमाने के लिए ले जाती है। तो यूजुअली क्या चीज होता है कि आपने अपने यहाँ पे कोई पेट पाल रखा है। नॉर्मली लोग कुत्ते या बिल्ली पालते हैं, तो कुत्ते या बिल्ली पालते हैं तो पालने के लिए तो पालते हैं, लोग घरों में रख लेते हैं, लेकिन उसे हर जगह घुमा तो सकते नहीं हुआ। या कोई चिड़िया आपने पाला हुआ, उसे हर जगह तो आप घुमा सकते नहीं हो।
खुद घूम लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आपका जो है सो मान लेते हैं कोई टॉमी आपने डॉग पाल रखा हुआ है, और उसे क्या करते हो, उसे यहाँ पे जो पड़ोस में आपके हैं मिस्टर शर्मा रह रहे हैं, शर्मा अंकल रह रहे हैं, उनको जाकर के आप रिक्वेस्ट करते हो कि अभी हम लोग 15 दिन की ट्रिप पे वैकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने टॉमी को तो ले नहीं जा सकते हैं, तो कृपया करके आप ऐसा करें कि इतने दिनों तक आप हमारे घर में कुत्ते की या हमारे जो है सो डॉगी की देखभाल कर ले। यदि इसके लिए वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भाई, हम जो है सो आपके, या वो ये कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ पे तो इतना बड़ा घर नहीं है, या हमारे घर में तो जो है सो डॉगी वगैरह रखना अलाउड नहीं है, तो आप ऐसा करें कि आपका जो डॉगी का रहने का जगह है उसे जो है सो रहने दे खुला हुआ, हम उसे देख रेख करते रहेंगे, और उसे जो भी खाना पीना है वो हम उसे भेजते रहेंगे। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये चीज हुआ कि ये जो है, जो बेलर है, यानी बेलर कौन हो गया, देखिए कस्टडी में किसके आ गया, शर्मा अंकल के कस्टडी में आ गया। अब शर्मा अंकल के कस्टडी में आया हुआ है, तो ये ठीक है कि जो है डायरेक्टली उनके घर में ही नहीं रह रहा है, लेकिन वो अब एरिया भी इन्हीं की कस्टडी में आ गया है कि जहां पे वो टॉमी रहेगा। तो यहाँ पे किसका बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे शर्मा अंकल के घर की तो कोई रखवाली नहीं हो रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके टॉमी की देखभाल सिर्फ हो रही है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर ओनली। इसी तरह से यदि सिर्फ बेली के बेनिफिट के लिए है, तो यहां पे क्या चीज होता है कि सपोज करते हैं क्या कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, जुडिशरी का दे रहे हो, या कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम आपको देना है, और इस बार आपका अटेम्प्ट नहीं है या आपने ड्रॉप किया हुआ है, लेकिन आपके पास बुक है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एकदम बिल्कुल जो है सो न्यू एडिशन बुक खरीद के लेके आए हुए हो, और उस बुक को आपके फ्रेंड को एग्जाम है, तो आप क्या करते हो, आप उस बुक को उसे दे देते हो। मीन्स क्या है, इसके बदले में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इसके बदले में मिलेगा क्या आपको, हो सकता है दुआएं मिले या वो भी ना मिले। तो ये चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने वो बुक अपने फ्रेंड को दे दिया कि ले भाई तू भी खुश हो जा, पढ़ाई कर ले इस बुक से, बिल्कुल नया एडिशन है, तो इससे पढ़ाई कर और एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जा। तो यहां पे जो आप दे रहे हो, यहां पे बेनिफिट किसको हो रहा है, यहां पे बेनिफिट बी को, आपके जो है सो फ्रेंड को हो रहा है, जिसे क्या कहेंगे, बेली कहेंगे। यानी कि जो गुड्स भेजता है, जो देता है, उसे क्या कहते हैं, बेलर कहते हैं, और जिसके कस्टडी में गुड्स जाता है उसे क्या कहा जाता है, बेली कहा जाता है। तो यहां पे क्या चीज है कि ये सिर्फ इसके बेनिफिट के लिए है, इसके बेनिफिट के लिए है, तो इसे क्या कहेंगे, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। वहीं पे यदि दोनों के बेनिफिट की बात होती है, दोनों के बेनिफिट की बात होती है, तो यहां पे क्या चीज कहते हैं कि फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहां पे क्या किया कि अपने जो है टॉमी को शर्मा अंकल के घर भेज दिया, या टॉमी को छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहां पे क्या होता है कि आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, 4 दिन का फंक्शन है, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे आएंगे फंक्शन में, तो आपको जो है सो उसके लिए अरेंजमेंट करना होता है। तो अरेंजमेंट करने के लिए आप टेंट हाउस जाते हो, टेंट हाउस से आप जो है सामान मंगा करके लाते हो। तो वहां पर क्या चीज है कि जिससे टेंट हाउस वाले से जो आप गुड्स मांग लाते हो, फर्नीचर लाते हो, या जो भी बिस्तर सोफे लाते हो, उसके बदले में आप उसे रेंट पे करते हो। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे दोनों को ही बेनिफिट मिलता है, तो इसे क्या कहेंगे, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहाँ पे आपके लिए जो फंक्शन में जो काम है, जो जरूरतें हैं सोफे फर्नीचर की, जो आपको मेहमान को जो है सो वेलकम के लिए जरूरत की चीजें हैं, वो आपने ले लिया, तो इससे आपका फंक्शन अच्छे तरीके से निपटा है, और आपके फ्रेंड जो है, सॉरी, और टेंट हाउस वाला जो है, टेंट हाउस वाले को क्या होता है, तो उसे यहां पर ये क्या मिलता है, तो उसके बदले में रेंट मिल जाता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बेस पे हम बात करें तो रिवॉर्ड के लिए क्या चीज है,
रिवॉर्ड की बात क्या होती है कि रिवॉर्ड में सिंपली क्या चीज होता है कि ये है कि किसी को रिवॉर्ड मिलेगा, किसी को यहाँ पे जिसे कि दो पार्ट में बात है, ग्रेसियस बेलमेंट और नॉन ग्रेसियस बेलमेंट। तो ग्रेसियस बेलमेंट क्या क्या जाता है कि वॉलंटरीली जो किया जाता है, यानी कि जिसमें कोई रेम्युनरेशन, कोई बेनिफिट की कोई बात नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेसियस बेलमेंट। जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड को बुक दिया हुआ है, उसमें आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये चीज क्या कहा जाता है कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, रेम्युनरेशन, कुछ पैसे मिलने की बात यदि होती है, जैसे कि आपने रेंट पे लिया तो दोनों को बेनिफिट होता है, तो वो तो एक बेनिफिट की बेस की बात है। यहाँ पे क्या चीज है कि रेम्युनरेशन, उससे कुछ पैसे मिलते हैं। तो यदि आप अपने दोस्त को बुक देते हो मॉनेटरी टर्म में, आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो या आपने जो सो अपने फ्रेंड के जो सो पेट का ख्याल रखा हुआ है, तो आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, तो ये चीज क्या कहा जाएगा, इस तरह का बेलमेंट क्या कहा जाएगा, ग्रेसियस बेलमेंट। कुछ नहीं मतलब कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। नॉन ग्रेसियस बेलमेंट में क्या है कि जब आपको उसके बदले में कोई रेम्युनरेशन मिलता है, जैसे आप जो है सो वहां पे किसी का जो है सो कोई टेलीविजन खराब हो गया, आपका टेलीविजन खराब हो गया, आप रिपेयर हाउस जाते हो, वहां पे अपने टीवी रिपेयरिंग कराते हो, उसके बदले में आप उसे पैसे देते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेसियस बेलमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ, क्लासेस आपको ये तैयार करता हूँ, क्लासेस जो है सो अपलोड करता हूँ, इससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है, तो ये क्या चीज है, यहाँ पे इसे कहा जाएगा, इससे आपको तो बेनिफिट मिलेगा, यानी मुझे तो कोई रेम्युनरेशन अभी नहीं मिल रहा है, तो इसे क्या चीज कहा जाता है, ग्रेसियस बेलमेंट। जबकि आप कहीं पे भी क्लासेस लेते हो, उसके बदले में फी प्रोवाइड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेसियस बेलमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि बेलमेंट को दो पार्ट में बांटा गया, एक बेनिफिट के बेस पे, एक रिवॉर्ड के बेस पे। बेनिफिट में 3 टाइप बताया, रिवॉर्ड में 2 टाइप बताया। अब फर्दर हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के एसेंशियल्स क्या क्या होंगे, सिंपल सी बात है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो होना चाहिए, तो वो, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मैंने पहले ही बोला था, गुड्स। गुड्स होना जरूरी है, यहां पे गुड्स की डिलीवरी होनी जरूरी है। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप सर्विस की बात करें, तो गुड्स किसी ना किसी तरीके जाना ही चाहिए, तो वो चीज क्या कहा जाएगा, तभी बेलमेंट होगा। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, तो दिस इज नॉट इन, वो मैंने आपको रिवार्ड का मतलब को समझाने के लिए बताया था, दिस इज नॉट इन एक्चुअल सेंस एनी बेलमेंट। रीजन भी कि यहां पे किसी भी गुड्स की कोई डिलीवरी किसी के पास नहीं हो रही है, तो गुड्स का बिल होना चाहिए, गुड्स डिलीवरी जो है। और दूसरी बात है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या है कि चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स, एक हाथ से दूसरे हाथ में गुड का पोजीशन जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे क्या चीज है कि बेलमेंट की के एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो है। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ गुड्स। कंडीशन ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी दैट गुड्स शैल बी रिटर्न। यहां पे अब होता है क्या चीज है कि बेलमेंट का जो पर्पस होता है, बेलमेंट जो होता है आगे हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा या स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। जैसे आपने अपने फ्रेंड को दिया, उसे जो है सो ये बोला कि तुम जो है सो इससे पढ़ाई कर लेना इस बुक से, उसके बाद हमें लौटा देना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही पर्पस, गुड्स को रिटर्न होना है। कई बार आप देते हो क्या कि जो वो हो सकता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में लौटाना हो, या हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो। जैसे कि आपने किसी को जो है सो अपना कोई सामान दिया हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं, कभी उसमें जो है कुछ आगे का बॉडी में चेंज करवा दिया, कुछ इधर चेंज करवा दिया, कुछ इधर चेंज कर, तो वो पर्पस है यहाँ पे। तो वो ओरिजिनल फॉर्म में भी गुड्स को रिटर्न करना हो सकता है, या चेंज्ड फॉर्म में भी, अल्टर्ड फॉर्म में भी, मॉडिफाइड फॉर्म में भी हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। तो सिंपली क्या चीज कहता है कि गुड्स को फिर आपको रिटर्न करना है, जैसे ही आपका पर्पस कंप्लीट हुआ वैसे ही जो है सो आपको यहाँ पे गुड्स को रिटर्न करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, तो ये तो समझ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, बेलमेंट की डेस्टिनी के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। अब कहते हैं मोड्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी को हम यदि बात करें तो 2 पार्ट में तो बेसिकली हम बांट ही सकते हैं। ये क्या है, सिंबायोटिक डिलीवरी और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबायोटिक डिलीवरी क्या चीज होता है कि जैसे आप कोई भी सामान देते हो, अब जैसे
कि कुछ ऐसा एक्ट करते हो जिससे ये लगता है कि ये चीज, ये गुड्स जो है सो इसे इसके पास आ गया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है सो आप अपने फ्रेंड को बोलते हो क्या कि आपका फ्रेंड आता है बोलता है कि मुझे जो है सो तुम्हारा घर चाहिए 1 महीने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि घर आप अपने सिर पे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे ले जाओगे और बोलोगे ये लो जी तुम्हें ये घर दे दिया। या बोलता है कि मुझे जो है सो तुम्हारी कार चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कार आप, जरूरी नहीं है कि आप उसके अपने सिर पे उठा करके या उसे चला करके ही उसके पास उसके हाथ में गोद में जो है सो कार जाकर रख दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसी जगहों पे कब माना जाता है कि आपने अपना घर किसी को दे दिया, जैसे रेंट पे भी देते हैं, तो जब उस घर की चाबी उसे दे देते हैं। तो मीन्स क्या है कि जब किसी को आप अपने घर के लॉक का की दे देते हो और उसे परमिशन दे देते हो, तो परमिशन वगैरह तो अलग चीज है। जो डिलीवरी की बात करते हैं, मोड ऑफ डिलीवरी, तो ये क्या होगा कि जब आप वो पूरा का पूरा सामान नहीं देते हो लेकिन कुछ ऐसा करते हो जिससे कि ये मान लिया जाएगा कि उसके पास परमिशन आ गया, तो सच टाइप ऑफ डिलीवरी विल बी कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। तो यहां पे क्या चीज है कि यदि आपने घर का की दे दिया किसी को, तो ये एक एग्जांपल है सिंबॉलिक डिलीवरी का। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या चीज करता है कि पर्सन इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड द गुड्स एज बेली फॉर अ थर्ड पर्सन। तो यहां पे क्या चीज कहता है कि वो ऑलरेडी जो है उस पर के गुड्स के पोजीशन में है, यानी कि गुड्स एक्चुअल में उसके पास जाना चाहिए। गुड्स का कस्टडी जो है वो होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को बुक की बात करते हो तो बुक उसके पास है। तो ये चीज क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करता है। तो ये तो हो गया मोड ऑफ डिलीवरी। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज एंड राइट्स की। ड्यूटीज ऑफ बेलर की बात करें तो सेक्शन 150, 158, 159 और 164 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके बारे में बताया गया हुआ है। तो सबसे पहला क्या चीज है, डिस्क्लोज ऑफ नॉन फॉल्ट्स इन गुड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो फ्री कंसेंट वाली बात है कि उसमें कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई कोएर्सन, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या चीज कहा गया है कि डिस्क्लोज टू नॉन फैक्ट्स, डिस्क्लोजर ऑफ नॉन फैक्ट्स। यानी कि सपोज करो कि आप अपने फ्रेंड को कार देते हो लेकिन उसमें जो है सो कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको पता है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बहुत तरह की, जब गाड़ी ही है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। भाई इसका हेडलाइट खराब है, हेडलाइट खराब है, तो कम से कम उसे आपको बताना जरूरी है कि भाई रात में अचानक ऐसा ना हो कि रात में ट्रैवल करना शुरू करो और पता चले कि यहाँ पे जो है लाइट ही नहीं चल रही है, अब वो बेचारा परेशान हो जाए। या स्टीयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, या घर किसी को देते हो तो घर भैया बारिश के दिनों में टपकता है पानी, इससे जब बारिश तेज होती है तो मतलब ये चीज है कि whatever you know about the goods to be bailed, to be delivered, you must required to disclose such facts. Which दूसरी बात है क्या कि जो एक्सपोज है नेबेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, मींस कि इसमें ये सीधी सी बात है कि जो नॉर्मल चीजें होती है, अब जैसे पानी टपकेगा तो भाई उसका जो है उसके रहने में ही दिक्कत हो जाएगी, उसके कामकाज में ही जो है परेशानी हो जाएगी, या उसको जो है किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, और जिस पर्पस के लिए लिया है वो पर्पस जो है कहीं से भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहले एक चीज क्या है कि ये जो बेलर की ड्यूटी है डिस्क्लोज करना। यदि गुड्स में कोई डिफेक्ट होता है तो ग्रेसियस बेलमेंट के बेस में क्या कहता है, ग्रेसियस बेलमेंट आपने समझ गया कि जिसमें कोई जो है सो यहाँ पे ग्रेसियस बेलमेंट और नॉन ग्रेसियस बेलमेंट हमने डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या चीज है कि बेल फॉर दोज लॉसेज अराइज ड्यू टू नॉन डिस्क्लोज फैक्ट्स। तो यदि आप भले ही यहाँ पे रेम्युनरेशन लेते हो या नहीं लेते हो, लेकिन उसकी वजह से यदि जो है सो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, उसे कोई दिक्कत होती है, तो जो भी लॉस होगा अगले को वो आपको बियर करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, नॉन ग्रेसियस बेलमेंट डैमेजेस वेदर और नॉट ही वाज अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉल्ट। अब जहां पे पैसे लेने की बात करते हो तो आपको पता है या नहीं पता है, यदि कोई उसको दिक्कत होती है तो आपको वो भरना पड़ेगा। दूसरा सेक्शन 158 में क्या कहा गया है, बियर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बियर करने की बात है कि बेलर जो है वो बेली को वो सारे पैसे जो है सो सारे एक्सपेंसेस पे करेगा जो कि उसे जो है सो बेलमेंट के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आपने घर दिया है उसे और घर से पानी टपकता है, वो उस केस में आपको उसको घर को ठीक कराने में, उसकी छत को ठीक कराने में जो भी खर्चे लगेंगे वो खर्चे आपको देने पड़ेंगे। टू रिपे ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड नॉट द ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ध्यान से देखिए कि ग्रेसियस में और नॉन ग्रेसियस में क्या है
कि ग्रेसियस में जो है कुछ भी खर्चा करेगा तो वो उसे पे करेगा, और नॉन ग्रेसियस में क्या चीज है, यदि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस बियर करेगा तो वही उसे पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इंडेमनीफाई द बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल। सीधी सी बात है, यह कहीं भी होता है कि यदि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो यहाँ पे इंडेमनीफाई करना पड़ता है। यदि आपने जो है सो टर्म से पहले, यदि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है या स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, और उस टर्म से पहले आपने जो है सो इसके कॉन्ट्रैक्ट को जो है सो खत्म करना चाह रहे हो, यानी कि आप अपना सामान वापस ले रहे हो, तो उसमें जो भी चीजें आपको होगी बिफोर दैट, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है कि बेलर को किसी भी तरह का लॉस होने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने किसी को गाड़ी दिया हुआ है और गाड़ी आप उसको बोलते हो कि तुम्हें मैंने 1 हफ्ते के लिए दिया हुआ है, ग्रेसियस बेलमेंट है ये, और उसमें ऑब्वियसली कुछ जो है सो आप यहाँ पे बोलते हो क्या कि, तो उसमें यदि आप उसको गाड़ी देते हो तो और उसे टर्म से पहले आप गाड़ी लेना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा कि गाड़ी में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसे पड़ेगा, यदि टैक्सी बुक करता है या कुछ करता है तो वो खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। रिसीव बैक द गुड्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन रिटर्न बाय बेली, यानी कि जब भी पर्पस पूरा हो जाए या बेली जो है सो गुड्स जब भी रिटर्न करता है तो ये बेलर की ड्यूटी है कि अपना सामान भैया वापस ले लो। ये उस टाइम में नाटक नौटंकी ना करें कि जो है सो मैं अभी नहीं लूंगा, तभी नहीं लूंगा, ये है वो है, कुछ भी नहीं। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बात की बात है, उस पर डिस्कस किया जा सकता है, अदरवाइज इन जनरल केस आपको उस गुड्स को रिटर्न लेना होगा। If the bearer wrongfully refuses to receive back the goods, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यदि आपका जो टर्म पूरा हो गया, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपको जो है ये चीज कहा जाती है कि लो भैया जिस पर्पस के लिए किए थे वो पर्पस पूरा हुआ और तुम्हारा गुड्स मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं करता है तो उसकी कस्टडी में जो भी खर्चे होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे, बेयर करना पड़ेगा बेलर को, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा है। इसी तरह से ड्यूटीज ऑफ बेली की बात करें 151 टू 157 में है कि टेक रीजनेबल, भाई सीधी सी बात है कि यदि कोई भी सामान आपको कोई देता है, आपको आपके फ्रेंड ने गाड़ी दिया है, तो वहां पर जो है सो आपको एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस का जो काम होता है उस तरीके से उस गुड्स के साथ आपको बिहेव करना पड़ेगा। रीजन भी सिंपल सी बात है कि यदि आप अपनी गाड़ी को, जिस ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस का मतलब क्या चीज है कि जिस तरह से आप अपने गुड्स का केयर करते हो उसी तरह से आपको, यदि किसी ने गुड्स दिया हुआ है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसे सुरक्षित रखो। कोई अनऑथराइज्ड यूज गुड्स का नहीं करेंगे, अदरवाइज बेलमेंट जो है वो बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, कि आपको जो है सो भाई दिया पर्सनल यूज के लिए कार, और आपने क्या किया कि उसको किराए पे चलाना शुरू कर दिया, सोचा कि चलो अभी तो मेरे पास है तो कुछ दिन तक इससे पैसे भी कमा लेता हूँ, रोज रोज तो मुझे जाना नहीं होता है, जिस दिन मुझे नहीं जाना होता है उससे मैं पैसे भी कमा लूंगा, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे क्या चीज है कि इसे कहते हैं यदि इस तरह का कुछ आप करते हो तो अनऑथराइज्ड यूज करते हो। कुल मिला के ये चीज है कि जिस पर्पस के लिए दिया गया हुआ है उसी पर्पस के लिए आपको उस गुड्स को यूज करना है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है, अदरवाइज इट शैल बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस। और इसके केस में जो है सो यहाँ पे क्या चीज है कि जो बेलर होगा उसके पार्ट पे ये वॉइडेबल हो सकता है। गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है। आपके पास जो है सो सेम तरह का है, जैसे कि कपड़े दिए उसमें जो है सो सेम डिजाइन सेम पैटर्न का है, या कोई भी ऐसी चीज है कि जो आपको दिया गया हुआ है और उसे क्या करते हो कि मिक्स कर दिया। अब भैया ढूंढते रहो आप कि आपका कौन सा है और मेरा कौन सा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। यदि आपने कि गुड्स को मिक्स कर दिया बिना बेलर के, यदि बेलर के कंसेंट से करते हो तो वो अलग बात है, बिना बेलर के कंसेंट से कर दिया और लेकिन गुड सेपरेबल है, जैसे सपोज करो कि मैंने जो है यहाँ पे बुक्स की बात की है, तो बुक्स जो है सो वहां पे सेपरेबल हो सकता है, या इस तरह से जो कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि सेपरेट किया जा सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि चावल दाल जो है सो आप मिक्स कर देते हो वो तो नहीं सेपरेट होगा, लेकिन यदि कोई ऐसा चीज है जो कि सेपरेट किया जा सकता है और आपने ये मिक्सिंग जो किया है बिना बेलर के कंसेंट से किया है, तो यहां पे क्या चीज है कि बेली शैल पे द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन, ऑब्वियसली जो क्योंकि ये गलत क्या है, एंड बेली शैल पे डैमेज इनकर्ड बाय द बेलर, जो भी नुकसान होगा वो और इस सेपरेशन के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सारा चीज बेली को पे करना पड़ेगा। यदि बिना जो है सो बेलर के कंसेंट के किया गया है,
गुड्स आर मिक्स्ड विदाउट बेलर्स कंसेंट, गुड्स आर नॉट सेपरेबल। तो वहां पे जो भी यहाँ पे बेलर को नुकसान होगा वो सारा कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली गुड्स टू बी रिटर्न, यदि जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स विदाउट वेटिंग फॉर डिमांड फ्रॉम द बेलर इफ द टाइम स्पेसिफिक। यदि सिंपल सी बात ये चीज है कि गुड्स जो है स्पेसिफाइड टाइम के लिए दिया गया था, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए दिया गया था, तो बेलर मांगे ना मांगे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे ये बेली की ड्यूटी बनती है, बेली की जिम्मेदारी बनती है कि लीजिए भाई साहब इतने टाइम के लिए आपने मुझे गुड्स यूज करने के लिए दिया था, चाहे ऑन रेंट चाहे विदाउट रेंट, जो भी है, ग्रेसियस है, नॉन ग्रेसियस है, विदाउट रिवार्ड है, विद रिवार्ड है, जो भी है, आपको उसको जो है सो उनको लौटाना है। इफ द गुड्स आर नॉट सो रिटर्न, तब क्या होगा? यदि गुड्स नहीं रिटर्न किए गए तब क्या होगा? तो सीधी सी बात कहते हैं, द गुड्स शैल बेयर द रिस्क ऑफ द बेली, क्योंकि आप तो जो है सो जो टर्म था वो पूरा हो चुका है, तो अब तो आप अनऑथराइज्ड वे में रखे हुए हो। द बेली शैल बी लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज इवन इफ सच लॉस इज कॉज्ड विदाउट एनी फॉल्ट, क्योंकि गलती तो आपने पहले ही कर दी कि भाई रखना नहीं था और फिर भी आप रखे हुए हो उसके सामान को। तो किसी के सामान को, किसी के जो है संपत्ति को अनाधिकृत रूप से अनऑथराइज्ड वे में आपको अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि यदि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। जैसे कहते हैं ना कि एक समय के बाद जाके जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होती है, तो भाई आप बूढ़े हो गए हो तो आप अपने बच्चों को सौंप दो, क्योंकि आपने उसकी अमानत रखी हुई थी। यदि नहीं रखते हो तो घर में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो झगड़ा होना शुरू होता है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे हो राइट। तो ये बेसिकली क्या चीज है, ये लाइफ का भी एक पार्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज है कि यदि आपने अनऑथराइज्ड क्यों, क्योंकि आपको जो है स्पेसिफाइड टर्म के लिए दिया गया था, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दिया गया था, वो पूरा हो गया है। इन दैट केस यू विल हैव टू रिटर्न द गुड्स। इफ यू आर नॉट रिटर्निंग द गुड्स देन यू विल हैव टू bear the expenses or the losses which is caused to the bearer. Return acquisition to goods. गुड्स में कुछ भी आपने जो है सो एडिशन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या चीज कहते हैं, वो आपको जो बेलर है उसे एडिशन के साथ गुड्स लौटाना होगा। भाई आपने उसमें, अब जैसे सब फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि आप किसी से, गांव वगैरह में क्या चलता है कि गाय है, भैंस है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो है सो लोग एक दूसरे किसी के यहाँ पे बेलमेंट कर देते हैं उसका। अब सीधी सी बात है कि एक जो है लिविंग बीइंग है, तो उसमें रिप्रोडक्शन भी होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो गाय से फिर बछड़ा या बछड़ी जो है सो आने वाली है, तो उसके बाद जाके उसमें दूध देना शुरू करेगी, जो कि पहले नहीं थे। तो ऐसा नहीं आपको होगा कि भैया मैंने तो आपसे सिर्फ गाय या भैंस ही लिया था, अब इससे जो है सो जो बछड़ा या बछड़ी हुई है वो जो है सो मैं आपको नहीं लौटाऊंगा, ये नहीं कह सकते। उसमें एडिशन हुआ है तो उस एडिशन के साथ आप उसको गुड्स को क्योंकि लौटाओगे। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें तो यदि आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तभी होता है। किसी से आपने कार लिया है, कार में जो है सो उनका हेडलाइट टूटा हुआ था, आपने हेडलाइट जो है सो लगा दिया है, तो वो चीजें जो है सो वहां पे देखो। लेकिन जो लिविंग बीइंग है उसमें तो जो है सो आप करो नहीं करो कुछ चीजें एडिशन होती है, तो वो आपको लौटाना पड़ेगा। नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल, ऐसा नहीं हुआ कि रेंट पे किसी के यहाँ पे रहना शुरू किए, 2-4 साल 5 साल रहे, उसके बाद जाके बोलने लगे लो जी ये तो मेरा ही घर है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा कहा गया हुआ है, तो लिमिटेशन एक्ट में तो ऐसा कहा गया हुआ है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ऐसा कहा गया है, क्योंकि आप तो लॉ पढ़ रहे हैं, आपको लॉ की जानकारी हो गई है, तो उसमें जो है सो आप लूप होल निकालना शुरू करते हो और उसके बाद जाके आप उस पर अपना उल्टा टाइटल बनाना शुरू करते हो। तो दीज आर नॉट अलाउड, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ बेलर की। राइट्स ऑफ बेलर जो है सेक्शन 153, 159, 163, 180 और 181 में डिस्कस किया गया है। यहां पे क्या है, टर्मिनेट द बेलमेंट। सबसे पहले क्या चीज है कि द बेली यदि कुछ भी गलती करता है, पहले भी हमने देखा कि जो सो वर्डेबल हो जाता है बेलर के पार्ट में, तो बेली यदि कुछ भी गलत करता है, इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट करता है, इसमें बेलर के पास क्या है, राइट रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पार्ट में वो वर्डेबल हो जाता है। अपने सामान को यदि कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया गया है, तो उस पीरियड के बाद वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है। The bailment is gracious and for a specific period, तो ऑब्वियसली जो है सो अपना वापस ले सकता है। The bailor may compel the bailor to return the goods before the expiry of the period of bailment, and the bailor shall indemnify the bailee for any loss incurred by the bailee। यदि किसी ने कोई गलत किया है तो सीधी सी बात है, कानून अधिकार देता है, उसके अगेंस्ट में आप सूट फाइल कर सकते हैं। Any damage to the goods, a third party who deprives the bailee from using the goods,
sue the बेली, यहाँ पे दोनों कहते हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी कर सकता है यहाँ पे बेलर, यदि उसने कुछ गलत किया है यानी गुड्स को कुछ नुकसान पहुंचाता है या बेली को उसके यूज में नुकसान पहुंचाता है, तो बेलर के पास भी राइट है कि उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। बेली के अगेंस्ट में भी सूट फाइल कर सकता है कि द बेलर में sue the बेली टू इन्फोर्स हिज ड्यूटीज। अब राइट्स ऑफ बेली की बात करते हैं। राइट्स ऑफ बेली में क्या क्या है, सेक्शन 165, 166, 167, 170 और 180 में जो है सो राइट्स ऑफ बेली दिया हुआ है। तो राइट टू कंपनसेशन, the bailey has the right to be indemnified if the bailor has no title to goods and as a consequence the bailey suffer from loss। मतलब सामान आपका है ही नहीं, भाई साहब ने जो है सो घर बना के दिया आपको, भाई ने घर बनाया और उसमें जो है बोला कि ठीक है तब तक आप भी लो। जो नॉर्मली होता है कि दो भाई हैं, तीन भाई हैं, उसमें से एक भाई बाहर चला गया, एक भाई गांव में रहता है, तो बोलते हैं कि भैया चलो जो भी हमारा खेत है उस खेत से होने वाले जो भी अनाज होंगे उसको जो है सो तुम खा सकते हो, ऐसा नहीं कहा कि तुम बेच सकते हो। और आपने यहाँ पे क्या चीज किया कि उस जमीन को ही जो है सो उठा करके किसी को गिरवी पे दे दिया, गिरवी में दे दिया। तो ऐसी चीजों में कि यदि आपने इस तरह से किया हुआ है कि आपका तो उस पर राइट था नहीं लेकिन आपने गिरवी दे दिया, या आपके भाई साहब ने कहा कि आधा जो है जो फसल होगा उस आधे फसल को तुम रखना और आधा फसल जो होगा उसे बेच करके मुझे पैसे वापस कर देना, पैसे दे देना। यहाँ पे क्या चीज है कि आपने क्या किया कि जो है सो खेत को ही गिरवी पे डाल दिया, तो उससे उनको नुकसान भी हुआ, आपका भी नहीं था। तो ऐसे केसेस में आपको उन्हें इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, मींस कंपनसेट करना पड़ेगा। रिटर्न द गुड्स, तो सीधी सी बात है कि आप बेली हो जब वो चाहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कहा नहीं था, यदि कहा भी है तो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, मींस की जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको कंप्लाई करते हुए जिसका सामान है भाई एक्चुअल मालिक को तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। तो वो चीज क्या है कि आपको वो गुड्स लौटाना पड़ेगा। रिकवर चार्जेस इनकर्ड, यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुआ है तो और बेलमेंट ग्रेशियस है तो बेलर इज लायबल टू पे द ऑर्डिनरी नेसेसरी एक्सपेंसेस। इसी तरह से जो है सो अब मैं यहाँ पे जो अभी आपको खेत वाला एग्जांपल दे रहा था वो तो बेली की तरफ से कह रहा था। बेली का है क्या कि यहाँ पे यदि कोई इस तरह से होता है, बेली के पास है क्या कि तो बेलर मतलब कि आपने जो भाई साहब ने दिया हुआ है तो भाई साहब को तो बाद में इंडेमनिफाई करोगे। ऐसा हुआ कि आपको भाई साहब ने, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं क्योंकि मे बी कंफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या चीज हुआ, भाई साहब ने आपको जमीन दिया, उस जमीन पे आपको क्या करना है और आपको बोला क्या कि भैया ऐसा है कि तुम गांव में रहते हो, तुम खेती बाड़ी पे निर्भर हो, तो ऐसा करो कि तुम जो है सो इसमें, चलो खेत तो मेरा भी है लेकिन तुम ऐसा करना कि इस खेत में फसल उगाना, ठीक, फसल उगा करके उसमें क्या करना, तो उसमें से आधा फसल जो है उसके पैसे मुझे दे देना और आधा तुम रख लेना, चाहे खाओ बेचो जो करना है। यहाँ पे आपने क्या किया कि उस खेत को गिरवी पे रख दिया। तो भाई साहब तो बाद में आएंगे, इस चीज का राइट आपको नहीं था। भाई साहब ने क्या किया, उस बंदे से जाकर के, और आपने गिरवी उस बंदे से जाकर के बोलते कि मेरे जमीन से हटो। अब वो बोलेगा कि भैया मुझे तो जो है तुम्हारे भाई ने दिया है इस गिरवी, तो मैं खेती कर रहा हूँ इस पे। बोलेगा नहीं ये जमीन तो मेरी है। तो ऐसे सिचुएशन में जिसको जो आपने ये जमीन गिरवी पे रखा हुआ था उसके पास, बिकॉज इन सच ए केस ही इज नाउ बेली एंड यू आर बेलर। एक्चुअली में तो आप बेली और आपके भाई साहब बेलर थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांसफर हो गया है, तो आपको जो है सो वहां पे उसके सारे लॉसेस को बियर करने पड़ेंगे। इसी तरह से यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है तो उससे जो उसने पैसे आपको दिए हुए थे उसमें उसको रिकवर करने में उसे कुछ खर्चा होता है, तो इन सारी चीजों का खर्चा आपको लौटाना पड़ेगा, गुड्स भी रिटर्न करना पड़ेगा। Suit for deciding the title may apply to the court if person other than bailor claims the goods belong to him, file suit against wrongdoer। वही है। नेक्स्ट है क्या कि जो है सो राइट ऑफ लेन, द बेली हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम until the charges due to him are paid by the bailor। अब बात करते हैं लेन की, कि लेन में दो तरह के लेन होते हैं, एक पर्टिकुलर लेन और एक जनरल लेन। लेन का मतलब होता है टू हैव पोजीशन, टू हैव कस्टडी, जो बेलमेंट की ही बात कर रहे थे। तो बेलमेंट वाज समथिंग डिफरेंस। अब यहाँ पे पर्टिकुलर लेन और जनरल लेन की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर लेन में जो है सो नेचर ऑफ राइट जो है वो क्या चीज है, गिव्स राइट टू रिटेन ओनली सच गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच चार्जेस ड्यू रिमेन अनपेड। यानी कि सपोज करो कि आपने जो है सो किसी को जो है सो कोई सामान जो है सो दिया हुआ है। अब मान लेते हैं क्या कि लेन में, बेलमेंट में
गिरवी जैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ हिसाब में कुछ हद तक इस तरह से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। अब जैसे मान लेते हैं आप सोनार के यहाँ आप जो जाते हो किसी टेलर के पास, टेलर को आपने 4 जोड़ी पैंट शर्ट के कपड़े दिए, उसने सिल करके तैयार कर दिया, 500 रुपए पर जोड़ी या 1000 रुपए पर जोड़ी उसने सिलाई लिया आपसे। वहां पे आपने 5 जोड़ी दिए थे, लेकिन आप उसे 3000 रुपए ही देते हो। इन सच केस क्या होगा कि वो आपको 3 जोड़े कपड़े लौट दे देगा, लेकिन 2 जोड़े के वो रख सकता है, क्योंकि उसका चार्ज जो है उस पर बाकी है, तो सिर्फ वही 2 जोड़ा रखेगा, ऐसा नहीं है कि वो सारे कपड़े रख लेगा। जनरल लेन में क्या होता है, राइट टू रिटेन एनी गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन फॉर एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। जनरल पर्टिकुलर लेन में स्पेसिफाइड होता है कि इसके लिए ये चार्ज, इसके लिए ये चार्ज, इसके लिए ये चार्ज, तो जिसके लिए चार्ज पे हो गया वो चला गया। जबकि जनरल लेन में एज अ होल कह दिया था कि इन कामों को, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 5 जोड़ी कपड़े, यदि वहां पे ये हो कि सूट के इतना सिलाई है, पैंट शर्ट का इतना सिलाई है, कुर्ते पजामे का इतना सिलाई है, तो आपने उस हिसाब से यदि पेमेंट कर दिया तो वो कपड़े लौटा देगा। अब बच गया क्या कि जो है सो भाई ये जो है सो इस कुर्ते का या इस कपड़े का जो है सो ये सिलाई था वो आपने नहीं दिया, दैट विल बी कॉल्ड पर्टिकुलर लेन। जबकि जनरल लेन में है कि आपने 5 जोड़ी कपड़े दिए हुए हैं, 5 जोड़ी पैंट शर्ट दिया हुआ है, उसका 5000 रुपए सिलाई हुआ, आप 3000 देते हो, तो उसके वो उस 5 में से कोई सा भी आपको लौट दे सकता है, 3 कोई सा भी रख सकता है। कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग लेन, यहां पे क्या कहता है, पर्टिकुलर लेन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल हैज बीन एक्सपेंडेड ऑन द गुड्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। क्लियर है ये चीज? कहते हैं कि कुछ न कुछ आपने जो है सो कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग लेन है कि यहाँ पे जनरल पर्टिकुलर लेन में क्या कहता है कि आपने कुछ उसमें वैल्यू एडिशन अपने लेबर या स्किल से किया है, तभी ये अप्लाई होगा। जबकि जनरल लेन क्या चीज है, नो लेबर और स्किल, यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है कि आपने कुछ इसमें, क्योंकि सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि आपने जो सो एज ए होल दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे उसने कुछ किया हुआ हो या कुछ वैल्यू एडिशन किया हुआ हो, तभी जो है सो ये अप्लाई होगा। राइट टू whom every bailey in general lane can be applied. Every bailey is entitled to particular lane, जबकि जनरल लेन के केस में क्या है, such persons are specified, जैसे बैंकर्स, फैक्टर्स, ये देखो यहाँ पे सब कुछ उसको गिरवी रखा जाता है कुछ, वेयर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर्स, एनी अदर बेली may exercise जनरल लेन if there is an agreement to this effect। तो ये जो है, तो यहाँ पे आपने देखा जनरल लेन और पर्टिकुलर लेन में डिफरेंस क्या था। अब बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की। ये डिस्कस किया गया हुआ है सेक्शन 153, 159 और 162 में। सिचुएशन की बात करें तो एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, जब यहाँ पे बात कह दिया गया हुआ कि भाई इतने दिनों में जो है सो ये एक्सपायर हो सकता है, कि आपका जो है सो बेलमेंट है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए बताया गया हुआ है, तो उस पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे कि जेड लेंड्स अ मोपेड टू वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्पस, तो यहाँ पे एक चीज तो क्या है, या तो टर्म पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गया हो, दूसरा है कि पर्पस स्पेसिफाई कर दिया गया हो। पर्पस टर्म में टाइम पूरा हुआ, पर्पस में क्या चीज है कि वो पर्पस पूरा हुआ। बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन, when Bailey does some act which is inconsistent with the terms and conditions of bailment, the bailer may terminate the bailment। यहां पे क्या चीज है कि जब बेली जो है कुछ ऐसा करता है जो कि बेलमेंट के एक्ट के हिसाब से गलत है, बेलर में टर्मिनेट, क्योंकि वो वाइडेबल हो जाएगा, भाई आपका एग्रीमेंट कुछ और था, एग्रीमेंट था या जो है सो इन जनरल भी था, उसने स्पेसिफिक नहीं किया है, लेकिन अब मान लेते हैं कि आपको जो है सो उसने गाड़ी चलाने के लिए, तो गाड़ी की आप रैश ड्राइविंग करना स्टार्ट करते हो, गाड़ी का कभी पता चला कि वो हेडलाइट तोड़ दिया, तो कभी जो है सो दरवाजे में खरोंच लगा दिया, कभी इधर डेंट लगा दिया, कभी उधर कुछ ब्रेकआउट कर, तो ये चीज यहाँ पे चालान पे चालान आ रहा है, तो ये चीज जो है सो यहाँ पे आपको गाड़ी इसके लिए नहीं दी गई थी, चाहे आप रेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, दैट डज नॉट मैटर। आपको उस गाड़ी को, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहां पे क्या करेगा, एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, वो जो है सो ओरिजिनली उसको केयर करेगा, जैसे आप अपने सामान की केयर करते हो। तो ऐसे केसेस में क्या चीज होता है कि बेली करने यदि कुछ इस तरह से करता है, तो बेलर के पास जो है सो टर्मिनेट करने का राइट बनता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जब गुड्स जो बेल किया गया है वही खत्म हो जाए, भाई सीधी सी बात है, जिसके बेस पे एग्रीमेंट है जब वही खत्म हो गया तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ग्रेसियस बेलमेंट में क्या कह रहा है, कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, ऑल्सो अ ग्रेसियस बेलमेंट एंड्स एट द डेथ ऑफ द बेलर और इधर टू बेलर और बेली।
तो यहां पे क्या चीज है कि ये आपने देखा टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब लास्ट पोजीशन क्या है यहाँ पे, फाइंडर ऑफ गुड्स का। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फाइंडर ऑफ गुड्स आपको रास्ते चलते कुछ मिल जाता है, फाइंडर ऑफ गुड्स आप कहलाते हो। तो who finds belonging to another and takes them into custody subject to the same responsibility as bailiff, मींस कि भाई ये एथिक्स आपको रखना चाहिए, ये लॉ भी है। और देखो लॉ जो है वो मोरालिटी से भी चलती है, कहीं कहीं स्ट्रिक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि लोग उतने मोरालिटी को नहीं इंप्लाई करते हैं, उतने मोरल नहीं रह गए, इसलिए लॉ को ऐसे लोगों को रोकने के लिए किया गया है। अदरवाइज आप लॉ में भी देखोगे तो सारी मोरल चीजें ही है। तो जैसे जो है सो आपको नॉर्मली भी लोग बताते हैं कि आपने जो है सो एथिक्स में भी पढ़ा होगा या कहीं पे भी जो सो लोग आप इन जनरल कहते हैं कि भाई दूसरे का सामान हमें नहीं रखना है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कि यदि आपको किसी थर्ड पार्टी का गुड्स मिलता है तो आप उसे ऐसे ट्रीट करोगे जैसे कि आप बेली हो, ना कि आप उसके ओनर हो। इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, यहाँ पे कोई किसी को, ये तो आपको भी नहीं पता कि किसका सामान है, उसको भी नहीं पता है कि जो मेरा सामान किसके पास है, जो ओनर है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड एग्रीमेंट है बिटवीन फाइंडर एंड ओनर ऑफ द गुड्स कि भाई ये सामान आप उसे लौटा दोगे। फाइंडर की ड्यूटी क्या क्या बनती है, ट्रीटेड बेल ऑफ गुड्स, हिज ड्यूटी है टू टेक इनिशिएटिव। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इस सामान का मालिक कौन है उसे ढूंढना है। दूसरा क्या कहता है कि इस गुड्स जब तक आपके पास है तब तक आप उसे रिजनेबल केयर करोगे, सुरक्षित से रखोगे। उसके बाद आके क्या है, इसे आप पर्सनल यूज में नहीं लाओगे और अपने गुड्स के साथ इसे मिक्स नहीं करोगे। तो ये सब तो ड्यूटीज थी जो फाइंडर ऑफ गुड्स की। अब यहां पे क्या चीज कहता है, राइट क्या है, तो सूट फॉर स्पेसिफिक रिवार्ड। भाई आपको मिला है, आपको मिला है तो वहां पे तो आप बोलोगे कि भाई आपका ये इतना कीमती सामान था, आपके जो है सो पुश्तैनी अंगूठी थी वो मैं ढूंढ दिया हूं तो मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज है, यू आर एंटाइटल्ड टू सू द ओनर फॉर कंपनसेशन फॉर ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस वॉलंटरीली इनकर्ड इन प्रिजर्विंग द गुड्स। अब उस सामान को आपके पास जो है सो किसी नवाब का जो है सो अंगूठी मिल गया, नवाब के नवाब जाते हैं, वो उनको पता चलता है, उसके बाद चल दे दे, बोलता है कि भाई ये नवाब की अंगूठी थी, इसको सुरक्षित रखने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मुझे सुरक्षित रखना पड़ा है इसे, तो इसके लिए मुझे जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा मुझे दे दो, और आपको ढूंढने में जो मुझे खर्चा करना पड़ा है वो ही मुझे दे दो। तो यहां पे क्या चीज है कि ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ओनर टिल ही रिसीव सच कंपनसेशन। यदि नहीं मिलता है, यानी कि जो भी खर्चा आपने किया है जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप उसे रख सकते हो, और यदि नहीं देते हैं तो आप सूट भी फाइल कर सकते हो। राइट ऑफ सेल की भी बात आती है, ये तो रिवॉर्ड की बात थी कि व्हिच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट एंड ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस। आपने अपनी पूरी कोशिश की, नहीं मिला बंदा, आप उसे सेल कर सकते हो। If found does not pay the lawful charge, मिलता है और उसके बाद बोलते हैं कि मैं तो नवाब हूं, मैं तो कुछ नहीं दूंगा, तुझे तो लौटाना है, और ठीक है भैया मैं बेच देता हूं और इससे होने वाले जो खर्चे हैं वो काट करके मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तो सेल दैट सेम व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ। दूसरी बात क्या चीज है कि यदि कोई गुड्स ऐसा है जो पेरिसेबल नेचर का है तो उसे रख के ही आप क्या करोगे, घर में बदबू देगा, सामने वाले को लिए कोई यूज का नहीं रहेगा, तो ऐसे केस में जो आप उसे सेल आउट कर सकते हो। तो ये चीज था फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मैं आई विल से अगेन, यदि इसमें आप लोगों को कोई और इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ जो है सो क्वेरीज हो, तो आप हमें जो है सो यूट्यूब लिंक पर जाकर के शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट्स देना मत भूलिए, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर आवर मोटिवेशन विच विल मोटिवेट अस टू कंटिन्यू फॉर फर्दर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद फर्दर प्लेस एंड पॉन, तो उसमें हम लोग देखेंगे उसके प्रोविजंस। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।